हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लोग स्टडी पे। तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक चैप्टर है बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके बाद ही ये चैप्टर है, तो इसको हम शुरू करने वाले हैं। और इतना लेट जो लेक्चर है अपलोड करने के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं अपने कॉलेज है मेरा, ठीक है, तो उस कॉलेज का कुछ काम आ गया था और एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन भी था, तो इसीलिए नहीं कर पाया। पर अभी मैं फ्री हो चुका हूँ, तो अब आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव का हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। मतलब ऑल एस्पेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर रिप्रोडक्शन से। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे हों, वो हेल्दी हों, या फिर वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, ऐसा नहीं है। फिजिकली भी उसको रिप्रोडक्टिवली फिजिकली उसको हेल्दी होना चाहिए। इमोशनल लेवल पे वो कैसा है वो भी ज़रूरी होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। बिहेवियर कैसा है उसका वो भी ज़रूरी है। और सोशली वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, सोशली वो कैसे तालमेल बैठाता है लोगों से, वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो आपको यहाँ से उसको बोलना पड़ेगा कि अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। Therefore, a society, therefore, a society with the people with, therefore, a society with people having physical and functional normal reproductive organ and a normal emotional behavioral interaction, देखिए आगे ना, normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive health। ठीक है, तो पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन दी गई है, फिर उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और हम कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, तो चलिए, इन इंडिया, इंडिया वाज अमोंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स टू अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। मतलब इंडिया ही पहला एक ऐसा देश बना था जिसने नेशनल लेवल पे एक प्लान बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था कि हम कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन कर सकते हैं। हमारा एक सोशल गोल हमने सेट किया था उसे कि कैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम का नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो दीज प्रोग्राम कोल्ड फैमिली प्लानिंग वार इनिशिएट इन 1951। तो आपको ये डेट याद रखनी, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है कि फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुई थी इंडिया में। तो इन 1951 में इनिशिएट हुई थी, वर पीरियोडिकली असिस्टेड ओवर द पास्ट डिकेड्स। और बीते दशकों में क्या हुआ है कि इसको पीरियोडिकली मतलब मॉनिटर किया जाता है, और जो भी इसमें चेंजेस या कुछ कम ज़्यादा करना होता है वो ऐड किया जाता है और घटाया जाता है। ठीक है, improved program covering wide reproductive related areas are currently in option under the पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ है कि इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को क्या किया है, एडवांस करके इसके अंदर और ज़्यादा जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एरियाज है उनको ऐड किया गया है। जो भी हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उनको ऐड किया गया है। तो अब इसका एक कंप्लीट नाम दिया गया है, वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन जब होता है नॉर्मली, तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद एक कंसीव होता है, मतलब कोई फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट होती है, और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद जो बच्चा आएगा उसकी हेल्थ भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम पड़ा। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग को ही आगे जाके RCH बोला गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। चलिए, creating awareness among people about various reproduction related aspect and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these program। मतलब क्या हुआ कि हमने RCH के अंदर, देखिए हमने RCH के अंदर क्या किया, हमने RCH के अंदर अवेयरनेस फैलाने का काम किया है अमॉन्ग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर मेजरली हमारा क्या है, अवेयरनेस फैलाना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी मुद्दे हैं, उनके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना, फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ताकि एक हेल्दी
रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या हो, बिल्ड हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंटेड मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड aspect, ठीक है। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर एंड फ्रेंड ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन डिसमिनेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। मतलब कि इस इन्फॉर्मेशन को, जो भी ये ऊपर की जो आरसीएच की जो इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन को फैलाने का जो काम है वो कौन करते हैं? क्लोज रिलेटिव्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के अलावा क्लोज रिलेटिव्स इसके बारे में बता सकते हैं, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। टीचर्स इन्फॉर्म करते हैं, फ्रेंड्स हमें बताते हैं, तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। अब देखिए, अगर कॉलेजेस स्कूल्स में हम सेक्स एजुकेशन को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे यंग पीपल के अराउंड, मतलब जो यंग जनरेशन है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे क्या होता है कि वो ना जो एक मिथ बना हुआ है समाज में किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो टूटते हैं, उनसे वो बाहर निकलते हैं, और जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाते हैं उनके, ठीक है ना, अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, है ना। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स एटसेट्रा वुड हेल्प पीपल स्पेशली दूज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन सेक्स एजुकेशन को हमने स्कूल कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया और अमोंग द एडोलेसेंस एज के बीच में हमने इसको प्रचलित किया, इसको फैलाया। एडोलेसेंस एज का मतलब किशोर अवस्था में जो हैं, जो अभी प्यूबर्टी अचीव कर चुके हैं और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं, तो उससे क्या होगा, उससे देखिए ये होगा कि उनको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानकारी मिलेगी, उनको जो जिस अवस्था में एडोलेसेंस में उसकी उन्हें जानकारी मिलेगी कि इस अवस्था में, इस प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। डरना नहीं है, हमें सेफ रहना है, हमें हाइजीन मेंटेन करना है ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रैक्टिस, हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से कैसे बचना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती क्या है, कोई गर्ल है और उसने प्यूबर्टी में भी कदम रखा है, ठीक है, तो अगर उसे मेंसेस होते हैं तो चूंकि वो ब्लीडिंग होती है तो घबराए ना, इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसको इसकी इंफॉर्मेशन देना, जो सैनिटरी पैड हैं वो प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, उसका यूज बताना, उसको अवेयर करना, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना, ये सब किसके अंदर आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आता है। इससे क्या होता है कि सोसाइटी में एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी जो एडोलेसेंस पीपल है उनकी संख्या बढ़ती है, ठीक है, और रिप्रोडक्टिवली रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कम होती है। सबसे बड़ी बात है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट करना, और वो तभी हो पाएगा जब हम जो एडोलेसेंस हैं और जो और भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके बीच में अनएजुकेटेड जो पीपल है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनको समझाना, उनको बताना कि भैया एसटीडीज के ये नुकसान है, ये ऐसे फैलता है, सेफ और हाइजीन तरीका यूज़ कीजिए सेक्सुअल प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है ना, और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सब हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, ठीक है। अब एजुकेटिंग पीपल्स स्पेशली फर्टाइल कपल्स मतलब ऐसा ऐसा जोड़ा जो कि मतलब क्या बोलते हैं, जो कंसीव कर सकता है, जिनके बेबीज हो सकता है, फर्टाइल कपल्स हैं, ठीक है ना, दूज इन मैरिजेबल ग्रुप, और ऐसे जोड़ा या ऐसे लोग जो अभी मैरिजेबल ग्रुप में, जिनकी मैरिज की एज हो चुकी है, ठीक है ना, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, है ना, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। क्या मतलब इस पूरी लाइन का, देखिए इसका मतलब यह है, ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा है, ये जो पेरा पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम ना केवल एडोलेसेंस एज को एजुकेट करते हैं, बल्कि हम उन फर्टाइल्स कपल और उन मैरिजेबल एज ग्रुप के लोगों को भी एजुकेट करते हैं जो शादी कर रहे हैं, जो बच्चों को प्लान कर रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, आप कैसे जो संख्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, आप एक प्रेग्नेंट वुमेन की कैसे केयर कर सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी आपको मदर और बच्चे की कैसे केयर करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, मतलब जो स्तनपान होता है उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मेल एंड फीमेल गर्ल में कोई भेदभाव ना रखना, दोनों ही इक्वल है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये सब हम एड्रेस करते हैं, इन सब के इंपॉर्टेंस बताते हैं। क्योंकि देखिए जब हम इसका एड्रेस करेंगे, इन सब का इंपॉर्टेंस बताएंगे, तभी हम क्या करेंगे, सोशली कॉन्शियस हेल्दी सोसाइटी या हेल्दी फैमिली को बिल्ड कर पाएंगे, और ऐसी हेल्दी फैमिली का, सोशली हेल्दी कॉन्शियस हेल्दी फैमिली का क्या है, नंबर बढ़ पाएगा, और तभी हमारी सोसाइटी भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन पाएंगी, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एटसेट्रा need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। क्या मतलब है? देखिए, अगर हम अवेयरनेस फैलाते हैं इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, इससे क्या होगा? देखिए, हमने एडोलेसेंस ग्रुप को एजुकेट किया तो उससे क्या होगा? उनको पता होगा कि ये जो चेंजेस हैं ये नॉर्मल्स हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं एक मेल में, ये नॉर्मल है। एग्रेसिवनेस नॉर्मल है, हमें कभी भी एग्रेशन में कोई कदम नहीं उठाना है, ठीक है। और अगर हम एक मैरिजेबल ग्रुप को, एक फर्टाइल कपल को एजुकेट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उन्हें समझा रहे हैं कि भैया देखिए, अगर आप एक से ज़्यादा बच्चे करते हैं, आपकी जो इनकम है उसमें आप नहीं कर पाएंगे, और बढ़ते पॉपुलेशन को, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम उनको एजुकेट करते हैं तो इससे हम क्या कर रहे हैं? अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी अनकंट्रोल्ड वे में क्या कर रही है? शूट कर रही है, बढ़ रही है। सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को भी हम इसी के थ्रू रोकते हैं, ठीक है ना। नीड टू क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक, अगर देखिए हम जब तक उन्हें बताएंगे नहीं, एजुकेट नहीं करेंगे, तो लोगों को समझ कैसे आएगी? वो उसके बारे में सोचेंगे कैसे, है ना। और हमें नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे टू प्रिवेंट एंड देयर बाय बिल्डिंग अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। अब सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिवली हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स एंड मटेरियल सपोर्ट। अब देखिए, अगर हमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनानी है तो अब हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है? पहले तो हमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जो भी हमारा प्लान है कि हम कैसे RCH को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमें प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिवली हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हमें एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए जो इनके बारे में पूरी जानकारी रखते हो, हमें मटेरियल सपोर्ट चाहिए, समझ रहे हैं आप। अब दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, अबॉर्शन, कंट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी। अब देखिए, ये यहाँ से देखिए रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहाँ से कहाँ तक है? ये देखिए, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये एटसेट्रा। मतलब ये वो हैं जो मोटा मोटा हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में। उसके अलावा बहुत कुछ है। अब इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, केयर टू पीपल, ऐसे लोग चाहिए, ठीक है, जो इन सब की प्रॉपर जानकारी रखते हो। इसलिए तो बोला गया प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हमें चाहिए, ठीक है। चलिए, अब implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to the pupil, ठीक है। चलिए, अब देखिए स्टेचरी बैन ऑन एम्नियोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये MCQ भी है और आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और नीट बोर्ड इन एग्जाम्स में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्टेचरी बैन होता है एम्नियोसिंथेसिस। पहली बात तो एम्नियोसिंथेसिस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एम्नियोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं ना, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इलीगली, ठीक है ना। इलीगली है ये, इंडिया में इलीगल है पहली बात तो सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीज मीनिंग्स ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा आर सम प्रोग्राम्स डेट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। मतलब क्या है? देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं कि जो बच्चा होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या करता है? तैरता है, ठीक है। जो एक वूम्ब होता है मदर का, यूट्रस होता है, उसके अंदर क्या होता है? बच्चा एक थैली में होता है, उस थैली में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। अब अगर आपको जेंडर पता करना है तो हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस में उसी एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं, बच्चे का नहीं, बच्चे की किसी टिश्यू का नहीं, उसी एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ बच्चे की टिश्यूज़, कुछ मतलब होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड को, लैब में जब टेस्ट करते हैं तो हमें क्रोमोसोमल पैटर्न पता चल जाता है, ठीक है। अब जो हमें क्रोमोसोमल पैटर्न पता चल गया तो क्रोमोसोमल पैटर्न के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि ये मेल चाइल्ड है या फिर फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए कभी कभी आता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, उसके बारे में बताइए, इस पर बैन क्यों है? क्योंकि इंडिया में इसका बहुत इलीगल यूज़ होने लगा था पहले के टाइम पे, आज भी होता है, ऐसी बात नहीं नहीं होता है। इसीलिए इसके ऊपर बहुत मतलब स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ठीक है, इलीगल भी है, ठीक है। तो क्या है? इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन, एनालाइज द फीटल सेल एंड डिसॉल्व सब्सटेंस। मतलब उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो फीटल सेल्स हैं, जो डिसॉल्व सब्सटेंस है, उन्हीं को हम एनालाइज करते हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ उससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है ना। दिस प्रोसीजर यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। अब देखिए, इसका जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एमनियोसेंटेसिस अगर हम जांच कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा? क्रोमोसोमल पैटर्न मिलेगा। क्रोमोसोमल पैटर्न मिलेगा तो जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं एक बच्चे को, उसका हम पता लगा सकते हैं। कब? जो बच्चा गर्भ में है तभी,
ठीक है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर उस बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हमें पहले ही पता चल जाए। तो इसलिए देखिए लिखा हुआ है इन दिस प्रोसीजर यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और ये इन सब के बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, इन तीनों डिसीज के बारे में और भी कई सारे जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। सर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड टू इंप्रूव अवर एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसका तो क्या होने लग गया, दुरुपयोग होने लग गया, किसका, एमनियोसेंटेसिस का। तो अब इसीलिए रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज अलग अलग तरीके पता लगा रही है कि कैसे हम और मतलब यूज होता है इसका, ऐसा नहीं होता है एमनियोसेंटेसिस का, पर इलीगल है। और इलीगल क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसीलिए और भी कई तरीके ढूंढे जा रहे हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज को और ज़्यादा क्या करें, एक्सप्लोर करें और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है। चलिए अब डू यू नो, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बात कही थी कि अगर एक मैरिजेबल ग्रुप है तो हम उन्हें बर्थ कंट्रोल के तरीके बताने होंगे, कैसे आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक एक जैसे कि डू यू नो सहेली या न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आती है जिसका नाम है सहेली, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या मैं बताऊंगा अभी आपको। सहेली या न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर लखनऊ में CDRI के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ डेवलप हुई है जो एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, वो है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सहेली कहाँ बनी है, ये बनी है CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी है। कहाँ है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ के अंदर, ठीक है। क्या प्रोड्यूस किया था इसने, एक सहेली थी, वो क्या है, वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। अब बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increase medical facilities for all sex-related problems, etc. all indicate improved reproductive health of the society। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में इसने पूरा समराइज कर दिया, बहुत अच्छे समराइज किया है। यहाँ पर बोला गया है कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, अगर हमें सेक्स रिलेटेड मैटर के बारे में एक अच्छी जानकारी होगी, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ सेक्स रिलेटेड मैटर के अंदर सिर्फ सेक्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, उसके अंदर प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर, मदर केयर भी इंक्लूडेड है। इसीलिए उस प्रोग्राम का नाम फैमिली प्लानिंग से क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया, RCH, क्लियर। तो सेक्स रिलेटेड मैटर की अगर हमें पूरी अवेयरनेस है तो इससे क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज। मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज का मतलब देखिए पहले क्या होता था कि कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, पहले मेडिकल फैसिलिटीज इतनी प्रोवाइडेड नहीं थी, इतने ईजिली प्रोवाइडेड नहीं थी। तो क्या होता था कि घर में ही प्रेगनेंसी क्या हो रहा है, पार्चुरेशन और डिलीवरी हो रही है, तो 2.5 माह होती थी, वो डिलीवरी करवा लेती थी। अब भैया डिलीवरी तो करा ली, लेकिन डिलीवरी के बाद जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसे कॉम्प्लिकेशंस थे, उसके बारे में 2.5 माह को भी पूरा नहीं पता था। तो उससे क्या होता था कि मदर के या जो फीटस है पैदा होने के बाद के भी जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी नहीं पता था। तो दोनों की वजह से क्या होता था कि मदर की जान को भी खतरा था और बच्चे की भी जान को भी खतरा था। इसलिए पहले इन्फेंट यानी कि बच्चे और जो आपका मैटरनल यानी कि मदर, जो मोर्टेलिटी रेट था, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मरने की दर, वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है कि मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी, बच्चे कहाँ हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, तो मदर एंड जो चाइल्ड है उनके मरने की दर कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए लिखा हुआ डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज, और उससे क्या हुआ, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर STDs एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम एटसेट्रा ऑल इंडिकेट इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अगर ये सब होता है कि मदर एंड जो चाइल्ड यानी कि इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर घटता है, अगर कपल्स विद स्मॉल फैमिली, छोटी छोटी फैमिली, 2 बच्चों के साथ, कहते हैं ना हम दो हमारे दो, एक स्लोगन चला था, आगे आएगा इसी में ही, ठीक है। मतलब फादर मदर एंड देयर 2 चिल्ड्रंस, वन अ गर्ल एंड अदर इज अ बॉय, ठीक है। और बोथ द बॉयज एंड बोथ द गर्ल्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, अगर हमें STDs को पहले हम डिटेक्ट कर ले, बेटर डिटेक्शन हो जाए, उसका अच्छे से क्योर हो जाए, तो क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट कम होगा, ठीक है। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज, और अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज को पूरे तरीके से अच्छे से बढ़ा दें, सही कर दें, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को संभालना अच्छे से आ जाए, तो इससे क्या होगा, ये सब इंडिकेट किसी तरफ कर रहा है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। समझ रहे हैं आप, तो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी में ये सब होना चाहिए। इसलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, या कोई भी MCQ बनेगा, तो आपको इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक MCQ के लिए ये CDRI लखनऊ सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज है क्या होता है उसमें, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या किससे बढ़ती है भाई, बच्चे जो होते हैं और एक बच्चों की दर, बच्चे कितने हुए उसके बाद उनके ऊपर जवान कितने हैं, एडल्ट कितने, उनके ऊपर ओल्ड कितने हैं, ये तीनों का जो एक रेशियो होता है, तीनों का एक पिरामिड बनता है, उससे पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हैंडल करना है उसकी बात हम इसी टॉपिक में करेंगे। इन द लास्ट सेंचुरी an all-round development in various fields significant improve the quality of life of the people। ये भी आप जानते हैं कि बीते कुछ दशकों में कई सारी फील्ड्स में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है और उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी, ये जो शब्द है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये लोगों का इंप्रूव हुआ है। ठीक है, हाउएवर इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ कि हमने एक तो मेडिकल यानी कि हेल्थ फैसिलिटी को अच्छा किया, उसके बाद लिविंग कंडीशन लोगों की पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सही हुई है। इससे क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, एक विस्फोट हुआ है किसका, ग्रोथ का, ऑफ द पॉपुलेशन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज 2 बिलियन इन 1900, 1900 में कितनी थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन। ये शूट करके रॉकेट करके क्या आ गई है, बिलियन बाय 2000 कितनी होगी, 6 बिलियन हो चुकी है 2000 में। तो देखिए 1900 से 2000 यानी 1000 साल के अंदर क्या हुआ है, पूरा 1000 साल के अंदर 2 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है एंड 7.2 बिलियन इन 2011। याद रखिए अभी 1000 साल मतलब 3000 लगा भी नहीं है, अभी बस 11 साल हुए हैं, 2011 मतलब 11 साल हो चुके थे, उस दौरान ये डाटा आया है कि 6 बिलियन से 7.2 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। अब ये क्यों हो रहा है, ये बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने की वजह से हुआ है ना। अ सिमिलर ट्रेंड, ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में ऑब्जर्व किया गया था। आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेट 350 मिलियन एट टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच क्लोज टू बिलियन मार्क बाय 2000। 2000 में हमने बिलियन टच कर लिया था। ठीक है, और अब हम 1.2 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं 2011 में, और अभी का तो आप जानते ही हैं कि मोदी जी बोलते रहते हैं 1.7 1.5 के पास पार कर चुके हैं हम। ठीक है ना, अब a rapid decline in death rate and maternal mortality rate and infant mortality rate as well as increase in number of people in reproducible age are probable reason for this। अब देखिए यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है, मान लीजिए असर्शन ये आ गया, ये एक असर्शन आ गया, मान लो डाटा के ऊपर ये असर्शन आ गया, तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है। ठीक है, खुद पढ़िए कि ऐसा क्यों हो रहा है, शूट क्यों कर रही है पॉपुलेशन। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट कम हुआ, बहुत तेजी से कम हुआ। मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है वो घटा, और फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा, माओं के और बच्चों की मरने की दर कम हुई। एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर रीजन फॉर शूट। मतलब जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप है यानी कि एडल्ट्स, उनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ा, और मदर के मरने की यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी कम हुआ, और एसटीडी से मरने वाले लोगों की संख्या जिसमें मेल फीमेल सब काउंट होते हैं, उनका भी एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन शूट करी। ठीक है, अब तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH थ्रू वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। अब RCH के थ्रू हमने जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को जो कम किया है ना, वो बस मार्जिनल है, थोड़ा सा ही हुआ है बहुत। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2% इन 21,000 ईयर। ठीक है, रेट एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। मतलब देखिए 2011 के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, 2% से कम पॉपुलेशन ने ग्रोथ रेट शो किया है। ठीक है, बट जो इंक्रीज है वो तो है ही। ठीक है, सच एज अलार्मिंग ग्रोथ। अब देखिए आप खुद सोचिए 2 बिलियन, ठीक है, और 6 बिलियन, इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको मिल रहा है, तो क्या ये अलार्मिंग नहीं है, क्या है, मैं सोचने में मजबूर नहीं करता कि देखिए रिसोर्सेस लिमिटेड है, अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज पे कितने लोग फीड कर लेंगे। अगर 2 ही रोटी खानी है और 2 आदमी तो एक खा लेंगे, चलो 4 हैं, आधी 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 कर लेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ाते ही जाएं और रोटी 2 ही रखें, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कर दे, तो क्या वो 2 रोटी सिग्निफिकेंट होंगी, इनफ होंगी, नहीं होगी ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, सच एज अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ even the basic requirement, food, shelter, clothing, in spite of significant progress made in those areas। ठीक है, चलिए, therefore the government was forced to take up serious measures to
टू दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ सीरियस मेजर्स यानी कि कुछ मुख्य कदम उठाए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे जो ईजी है, जिससे किसी को नुकसान भी ना हो, वो क्या है कि हम फैमिलीज को एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें कि छोटी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कीजिए और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है, शूट कर रही है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प कीजिए। अनकंट्रोल जो ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल वे में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया, पोस्टर बिल्स शोइंग हैप्पी कपल्स विद 2 चिल्ड्रन। देखिए, हैप्पी कपल्स विद 2 चिल्ड्रन, स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू, ठीक है। मेनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, हैव बीन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि कई जो लोग हैं जो कि यंग है या अर्बन या वर्किंग वंस हैं, वो क्या करते हैं, एक ही चाइल्ड तक सीमित रहते हैं, जो एजुकेटेड है, ठीक है, ये बताया गया इसमें। चलिए, अब स्टेचुरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल टू 18 ईयर्स, दैट ऑफ मेल ऑफ टू 21 ईयर्स, एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज आर टू ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टेकल दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इसके लिए क्या किया गया कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप थी उसको 18 कर दिया गया फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए 21 कर दिया गया। साथ साथ क्या हुआ कि छोटी जितनी भी फैमिलीज हैं, जो छोटी फैमिलीज रखेगी, उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि छोटी जो स्मॉल फैमिलीज है उनको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। लेटेस्ट डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में चर्चा करेंगे जो हम कॉमनली यूज करते हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है ना। एन आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिजनेबल विद नो और लेस साइड इफेक्ट। देखिए, अब आपसे ना एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या फिर आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, कि अगर आप मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव है तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, मतलब एक कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियली कैसा होना चाहिए। तो उस इसमें आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली यूजेबल होना चाहिए, खुद से यूज़ कर सके, किसी और की सहायता ना लगे, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ये यूज़र फ्रेंडली का मतलब है उससे आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जिस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उस काम के लिए वो यूज़फुल होना चाहिए। साथ साथ रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ऐसा हो जिसको दोबारा यूज़ कर सके। और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर हो तो बहुत बहुत कम हो, ठीक है। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव से हम उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो अगर कल को एमसीक्यू आता है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। साथ साथ अगर आपसे कोई वाइवा में पूछता है तो भी आप वाइवा में यही जवाब देंगे। अब इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, और सबसे बड़ी बात कि जो एक सेक्शुअल ड्राइव होती है, जो एक अर्ज होती है, उसके साथ ही इंटरफेयर ना करे, और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूजर, और जो यूजर जो सेक्शुअल एक्ट करता है उसमें भी इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, ठीक है। A wide range of contraceptive methods are present available, which could be broadly grouped into following category, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptive, injectables, implants and surgical methods, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, ठीक है। अब उनकी कुछ कैटेगरी जैसे नेचुरल, ट्रेडिशनल, बेरियर, आईयूडीएस यानी इंटर यूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब दवाइयाँ जो कि हम निगल सकते हैं उसके बाद वो इफेक्ट दिखाएं, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस लाइक, ठीक है, इम्प्लांट हम अपनी बॉडी में इम्प्लांट करा लें उसको, या फिर सर्जिकल मेथड है कि परमानेंटली हम क्या करें, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ ना करते हुए हम सीधे सर्जिकल मेथड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचुरल मेथड के बारे में बताया गया। देखिए, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग नहीं होने दे रही है, यही नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। पीरियोडिक एब्स्टेंशन इन वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और abstain from coitus from the day 10 to 17 of menstrual cycle when ovulation could be expected। मतलब देखिए, पीरियोडिक एब्स्टेंस मतलब ये होता है कि पीरियोडिकली आप रोकें, ठीक है ना, मीटिंग को रोके, जो इंटरकोर्स आप कर रहे हैं, मतलब आपका नहीं, मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि एक जो फर्टाइल कपल है, एक मेरिजेबल जो कपल है, मेरिजेबल ग्रुप के जो लोग हैं, मैरिज जो शादीशुदा लोग हैं, अगर वो चाहते नहीं है कि उन्हें एक चाइल्ड चाहिए, उन्हें बच्चा चाहिए, तो वो क्या करें, इस डे में 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन के अंदर क्या करें, वो अवॉइड करें, किसके लिए, मीटिंग के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इस समय ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, और इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या ओवुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। नेचुरल मेथड हो गया। देयरफॉर बाय अबस्टिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। अब देखिए, अगर
हम इस पीरियड में, मतलब जो कपल्स हैं, अगर वो इस पीरियड में कोइटस नहीं करेंगे, इंटरकोर्स नहीं करेंगे, तो कंसेप्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, गर्भ धारण होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। विड्रोवल और कोइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच द मेल partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so to avoid insemination, ठीक है ना, मतलब सीमेन को डिलीवर नहीं करना है वेजाइना के अंदर, तो इस विड्रोवल और कोइटस इंटरप्टस मेथड का यूज वो कर सकता है। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया, देखिए एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। अब देखिए लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है, एक मदर है जो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हो गई, अब डिलीवरी के बाद क्या होता है बताइए, डिलीवरी के बाद ये होता है कि जो बेबी होता है, जो चाइल्ड होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 मंथ तक के अराउंड चलती है, ठीक है। अब जो 6 मंथ तक है, 6 मंथ जो अराउंड 6 मंथ है, इसमें क्या होता है, मेंसेस नहीं होते, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इस दौरान अगर कोइटस होता है, इस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है, तो चांसेस ऑफ, फिर से बोल रहा हूँ, चांसेस ऑफ कंसेप्शन बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल मेथड के अंदर ही आता है। अब देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, लगभग बिल्कुल कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट नील मान के चलिए, 98% आप नील मान के चलिए, ठीक है। अब हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। अभी जो मेथड है, ये जो मेथड है ना, ये मेथड अप टू 6 मंथ ही क्या करता है, इफेक्टिव है, ये भी आपको याद रखना है। अब एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। तो आपको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये है कि जो नेचुरल मेथड है ना, इसमें हम कोई मेडिसिन तो यूज नहीं करते, तो साइड इफेक्ट इसमें क्या, ऑलमोस्ट नील। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बन सकता है कि नेचुरल मेथड में साइड इफेक्ट है, तो आपको लिखना है फॉल्स, नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड इज ऑल्सो है। अब देखिए, क्योंकि सब कुछ चांस पे डिपेंड कर रहा है, इस मेथड में, नेचुरल मेथड में सब कुछ चांस पे डिपेंड कर रहा है। आप 10 से 17 दिन लेके चल रहे, वो भी चांस ही है, ठीक है। उसके बाद आप विड्रोवल एक मेथड है, उसके वो भी चांस ही है। लैक्टेशनल एमिनोरिया में ऑलमोस्ट नील बोला है, कंफर्म नील नहीं बोला है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई, ठीक है ना। अब इन बेरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म, अब आ जाते हैं किस पे, हमारा जो नेचुरल मेथड है वो तो यहाँ तक खत्म। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा, यहाँ से शुरू होगा बेरियर मेथड। क्या शुरू होगा, बेरियर मेथड। इसमें क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। हम क्या करते हैं, ओवम एंड स्पर्म को फिजिकली मीटअप होने से रोकते हैं, फिजिकली उनको मिलने नहीं देते, फिजिकली उन्हें रोका जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम है बैरियर मेथड, बैरियर के थ्रू। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, ऐसे मेथड मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। कॉन्डम्स सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉन्डम्स आर बैरियर मेड of thin rubber latex sheet that are used to cover penis in the male and vagina and cervix in the female just before coitus so that ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract, ठीक है। अब दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, और सबसे जो कॉमन वर्ड यूज होता है कॉन्डम्स के लिए वो है निरोध, इज अ पॉपुलर ब्रांड फॉर द कॉन्डम फॉर मेल्स। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज इन रिसेंट एरिया ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट। अब देखिए कॉन्डम्स का एक एडिशनल बेनिफिट है क्या, प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द STIs एंड एड्स। STIs कहता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है ना, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उससे क्या होता है, उससे भी बचाता है बैरियर मेथड यानी कॉन्डम्स। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्डम। अब बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल है, उनको हम यूज होने के बाद फेंक सकते हैं, एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, और खुद उसका यूज कर सकते हैं, खुद उसको पहन सकते हैं, एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर। डाइफ्राम्स, cervical caps folds are also barriers made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover cervix ड्यूरिंग द कोइटस। तो यहाँ पे डायफ्राम्स हो गए, सर्वाइकल कैप्स हो गए, वोल्ट्स हो गए, ये क्या करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। दे प्रिवेंट, अब ये क्या कर रहा है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं जिससे कंसेप्शन नहीं हो पाता थ्रू द सर्विक्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर रीयूजेबल, और जो ये वोल्ट्स और जो ये डायफ्राम और जो ये आपका मतलब आपका नहीं, वो वोल्ट्स, डायफ्राम और एक और था, एक मिनट, सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स, ये सब रीयूजेबल होते हैं, कॉन्डम्स नहीं थे, ये रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स आर यूज्ड
along with these barrier to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि रोकते हैं ये है ना, बैरियर करते हैं उनको रोकते, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज इज IUD यानी इंटरयूटेराइन डिवाइस। दिस डिवाइस इंसर्टेड बाय द डॉक्टर टू एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। ठीक है, यूट्रस में इसको इंसर्ट किया जाता है थ्रू वजाइना। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। ठीक है ना, तो नॉन मेडिकेटेड IUDs के रूप में क्या है, लिप लॉप। ठीक है ना, और कॉपर रिलीज IUDs, ऐसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कॉपर रिलीज करते हैं वो है कॉपर टी, कॉपर 7, CUT, CU7 और मल्टी लोड 375। मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर MCQ पूछा गया है। अब एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs क्या है, प्रोजेस्ट्रोन या प्रोजेस्ट्रेट और LNG20। देखिए LNG20 भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus and copper ions increase the sperm suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperm। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि देखिए जो ये IUDs है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का कहते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब खा जाते हैं उसे, नष्ट कर देते हैं विद इन द यूट्रस। और जो ये कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं, ये क्या करते हैं, रिलीज कॉपर विच सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी नष्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म फर्टाइल रहता ही नहीं है, तो कंसेप्शन होगा ही नहीं। अब द हार्मोन रिलीजिंग, तो कॉपर देख लिया हमने, नॉर्मल देख लिया, अब हार्मोन रिलीजिंग देखते हैं। हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशनल मेक द यूट्रस अनस्टेबल, क्या करते हैं, यूट्रस को अनस्टेबल करते हैं फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक है, अब IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। अब जो IUDs है ना, ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी की या तो डिले करना चाहती है, मतलब कुछ समय लेना चाहती है, उसके बाद प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहती है, या फिर पहले एक बच्चा हो चुका है, दूसरे बच्चे में गैप रखना चाहती हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद हम दूसरा बच्चा करेंगे। ठीक है, 2 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद हम दूसरा बच्चा करेंगे, तो स्पेस रखना चाहती है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर progesterone, estrogen combination, another contraceptive method used by the female, oral administration। They are used in the form of tablets। ठीक है, oral contraceptives की हमने बात करी थी, used in the form of tablet, hence are popularly called pills। ठीक है ना, pills have to be taken daily, pills daily लेनी पड़ती है for a period of 21 days। तो pills जो है डेली लेनी पड़ती है, 21 डेज तक लेनी पड़ती है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पहले 5 दिन होते हैं उसमें ही इसको स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, और 7 दिन का गैप लेके ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जब मेंस्ट्रुएशन हुए हैं तो उसके 7 दिन के गैप के बाद इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन सेम पैटर्न, till the female desire to prevent conception। ठीक है ना, तो क्या करना है, मतलब क्या करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में NCERT में बताया गया है कि 7 दिन का गैप लेके दोबारा से 21 दिन तक उस चीज़ को शुरू करना, जिससे क्या होता है कि फीमेल अगर नहीं चाहती कि वो कंसीव करे तो वो कंसीव नहीं करेगी, क्योंकि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे है। ठीक है, दे इनिबिट, अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव करता क्या है, दे इनिबिट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को इनिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को इनिबिट करता है, एज वेल एज अल्टर चेंज कर लेता है क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है, सॉरी सर्विकल जो म्यूकस होता है, उसकी जो वो है नेचर और क्वालिटी उसको चेंज करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म एंट्री तो करते हैं लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है ना, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, पिल्स बहुत इफेक्टिव होती है विद लेसर साइड इफेक्ट। ठीक है, आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। और ये देखिए अभी बात आ गई सहेली की, देखिए सहेली लिखा है यहाँ पे, सहेली है। ठीक है ना, सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन। देखिए ये मैं कह रहा था कि क्यों सहेली इतना खास है, क्योंकि वो एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं होता। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक ले जाने वाली पिल है। इट्स अ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू।
ठीक है। प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन्स की। प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन दी कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ यूज़ की जाती है फीमेल्स के द्वारा इंजेक्शन के रूप में, और इम्प्लांट अंडर द स्किन, या तो इंजेक्शन ले लें या फिर इस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को क्या करें, इम्प्लांट करा ले किसके अंदर? स्किन के अंदर, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू द पिल्स, और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो पिल्स के समान ही है। देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लोअर, लेकिन अंतर क्या है कि जो इफेक्टिव पीरियड है वो पिल्स के कंपैरिजन में लंबा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs विदिन 72 आवर ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस। मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए कोई एक फीमेल है जो मतलब रेप विक्टिम है, कोई कोई ऐसी फीमेल है जिनका रेप हुआ है, ठीक है। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी अचीव हो गई, ठीक है। तो विदिन अगर 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स हम या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन की पिल वो दे दें, इंजेक्शन या पिल्स, या पिल्स नहीं इंजेक्शन दे दें, या फिर IUDs दे दें, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कल को आपसे MCQ क्या पूछा जा सकता है? आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको लिखना है इंजेक्शन से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या फिर प्रोजेस्टेरोन का, या और क्या है, IUDs है। ये किस में आते हैं? ये आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में, ठीक है ना। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर मान लीजिए कोई फीमेल जो कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रही थी और एक्सीडेंटली क्या हुआ, कंसीव हो गया, ठीक है, पर वो चाहते नहीं है बच्चा, तो वो 72 आवर्स के अंदर क्या करें, IUDs या फिर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन करा ले, ठीक है। सर्जिकल मेथड, अब लास्ट हमारा सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। सर्जिकल मेथड को हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। मतलब बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, अब वो और प्रेगनेंसीज चाहते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कंसीव हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या है, सर्जिकल मेथड एकदम लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट्स, सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, इससे गैमेट ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम गैमेट का ब्लॉक कर देते हैं, देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन ही गैमेट का ब्लॉक हो गया तो कंसेप्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वासेक्टोमी, ठीक है ना। मेल के अंदर इसको वासेक्टोमी कहते हैं और फीमेल के अंदर से ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वासेक्टोमी में हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और टाइड अप कर देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, वेयर इन ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू द वजाइना। क्लियर? अब दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ठीक है। ये टेक्निक हाई तो है, अच्छी है बहुत, कि भैया 100% है कंसेप्शन, जो कंसेप्शन को रोकना है वो 100% रुकेगा, लेकिन रिवर्सिबिलिटी इसमें वेरी पुअर है। इट इज़ नीड टू एम्फेसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। मतलब एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर आपको करना चाहिए, आप कुछ भी चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो, ठीक है ना। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये याद रखना कि कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है कि रेगुलरली हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना ही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस हम ये NCERT में इसलिए लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और STDs को रोका जा सके, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया जा सके और छोटी फैमिलीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। और अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी नहीं चाहती है तो उसको कैसे हम बता सकते हैं, कैसे उसको एक हल दे सकते हैं। दूसरा कि STDs को रोकने के लिए भी हम कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। In fact, they are practiced against a natural reproductive event, conception or pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reason, ठीक है ना। No doubt widespread use of these methods have significant role in checking uncontrolled growth of the population, ठीक है ना। However, these, अब देखिए, अगर कॉन्डम्स की ही बात करें तो देखिए कॉन्डम्स का यूज़ आजकल इतना ज़्यादा हो गया है, अगर ना हो, ठीक है, और कंसीव हो जाए तो आप खुद सोचिए कि पॉपुलेशन कितनी और शूट कर सकती है। तो इसका जो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, वाइड स्प्रेड ऑफ दीज मेथड हैज सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग, यानी कि कंट्रोल और प्रिवेंट द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन के लिए भी हेल्पफुल है,
ठीक है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। तो ये बोल रहा है कि देखिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, खासतौर पे फीमेल्स के लिए, तो उनको नोजिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। तो इनको भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के चक्कर में किसी को प्रेगनेंसी नहीं अचीव करनी तो उसके कंट्रोल के चक्कर में हम इन सब समस्याओं में किसी फीमेल को डाल दें, किसी मेल को डाल दें, ठीक है। तो हमें इनको भी कंसिडरेशन में रखते हुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आगे बढ़ाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके बचे हुए पार्ट को करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।